कालू जी, कुछ पता चला कि हमारे जंगल में भोजन बहुत ही कम होता जा रहा। बाकी पक्षी तो दूर दूर से ले आते हैं, लेकिन हम तो ठहरे सदा के कामचोर। हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे नीलो, इसमें चिंता वाली कौन सी बात है। मुझे मेरे दादाजी बताया करते हैं कि हमारे पूर्वजों में से कभी किसी कवि ने भी काम नहीं किया और खुद जाकर खाना तो कभी नहीं ढूंढा। हमेशा हम दूसरे पक्षियों का खाना चोरी करते हैं और खाते हैं। तो हमें भला मेहनत क्यों करेंगे नीलो? समझ गई कालू। आपका मतलब है कि हम पक्षियों के खाने पर हाथ साफ करेंगे। नीलो, तुम तो मेरे साथ रहते रहते बहुत ही शातिर होती जा रही हो। जंगल में आजकल भोजन की बहुत कमी थी। सभी पक्षी दूर दूर से खाना लेने जाते थे, लेकिन कालू और नीलो भला कहाँ मेहनत करने वाले थे। इसीलिए उन्होंने बाकी सब पक्षियों के खाने पर हाथ साफ करने का सोच लिया। बबली दीदी, आज हम पूरब की ओर जाएंगे। वहां से शायद खाने को कुछ मिल जाए। हमारे जंगल में तो सभी खत्म होता जा रहा है। हाँ भाई, मैंने कल सारा जंगल देखा है। मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको हम खा सकें। हमारे पास आखिरी हल बस यही है कि हमें दूसरे जंगल में खाना ढूंढने जाना चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं फिर हम सभी। ऐसे मिलकर अगर ढूंढेंगे तो जल्दी ढूंढेंगे ना, और सहायता भी हो जाएगी एक दूसरे की। वो सारे मिलकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। कौवा भी जंगल में मटर गश्तियां करने निकल पड़ता है कि आखिर देखे तो सही कि पक्षी क्या कर रहे हैं। कौवा ऐसे ही उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर एक जख्मी सांप दिखाई देता है। कालू फौरन उसके पास पहुंच जाता है। अरे सांप, तुम्हें क्या हुआ है? ये हालत किसने कर दी है तुम्हारी? बस कालू, मुझे एक जालिम चील ने जख्मी कर दिया था। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ, तब से यहीं पड़ा हूँ। कालू भाई, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तुम मुझे अपने घर ले जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत फायदा दूंगा। ना जी ना, मैं तुम्हें भला क्यों लेकर जाऊं, वो भी अपने घर में। तुम तो बहुत ही खतरनाक जीव हो, मुझे ही मार दोगे या कभी मेरे अंडे हुए तो उन्हें खा जाओगे। नहीं कालू भाई, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि आपको मुझे ले जाने का फायदा ही है। आप सब पक्षियों का भोजन चोरी करना, कोई कुछ कहेगा भी नहीं तुम्हें मेरे डर की वजह से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात तो तुमने पते की है वैसे। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन कोई चालाकी की ना, फिर देखना तुम। अरे नहीं नहीं कालू भाई, मैं आपका पक्का दोस्त बन के रहूंगा। वैसे भी मैं इतना जख्मी हूँ, भला किसी को क्या कह सकता हूँ। कालू सांप को अपने घर ले जाता है। नीलो तो सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अरे कालू, ये क्या है? आप इतने खतरनाक जीव को घर ही ले आए हैं। ये आपने क्या कर दिया है? ये तो हमें वैसे ही मार खा जाएगा। अरे नीलो, नहीं नहीं, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये मेरी सहायता करने आया है और मैं इसकी करूंगा। और तुम देख नहीं रही कितना घायल है बेचारा, भला हमें क्या खाएगा। अरे नीलो भाभी, मुझसे ना डरें आप। मैं तो आज तक किसी पक्षी को नहीं खाया। अब जब भला मैं जख्मी हूँ तो भला किसको खाऊंगा मैं? जो भी है कालू, मुझे तो इस सांप पर जरा भी यकीन नहीं आ रहा। अरे कम बुद्धि वाली औरत, ये तुम्हें क्या पता कितना फायदा देगा हमें। देखो, अभी मैं सारे पक्षियों को सांप से डराकर भोजन लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारी बुद्धि में बात आएगी कि क्यों रखा है मैंने इसको। जंगल में सारी पक्षियों को यह खबर पता चल चुकी थी कि कालू एक सांप को घर में ले आया है, और वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे और डरे हुए भी थे। हाय, मुझे तो लगता है अब कालू ज्यादा चोरियां करेगा और हमें उस सांप से डराएगा, वरना कालू कोई काम बगैर फायदे के नहीं करता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसे शायद ये नहीं पता कि सांप उल्टा इसे ही नुकसान पहुंचाएगा। कभी किसी पक्षी की आदत भी बदली है क्या? सांप की तो आदत ही डंक मारना और नुकसान पहुंचाना है।
देखना, वो एक दिन कालू को भी नुकसान जरूर पहुंचाएगा। खैर, हमें क्या, खुद ही भुगतेगा। चोरियां तो पहले भी करता था वो, अब भी वो करेगा ही। वो ये सारी बातें कर रहे थे कि वहाँ कालू भी आ जाता है। देखो भाई सारे पक्षियों, तुम्हें तो पता है ना, मेरा एक सांप बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है। हम एक दूसरे की सहायता करने का वादा कर चुके हैं कि एक दूसरे को मुश्किल में जरूर काम आएंगे। अब ऐसा करो, जल्दी जल्दी से सब मुझे अपना सारा भोजन दे दो जो आज तुम सब लाए हो, वरना मैं सांप को तुम लोगों के घरों में जाने का कहूंगा। फिर ना कहना कि कालू यार बताया नहीं तुमने। कालू भाई, ये तो कोई बात ना हुई। हमने इतनी मेहनत से सब इकट्ठा किया है और आप आकर हमें ऐसे धमकियां दे रहे हैं और डरा रहे हैं हमें। खुद भी तो कुछ थोड़ी मेहनत कर लिया करें ना आप। अरे कालू, कुछ तो शर्म कर लो। हमने हर मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया है और अब तुम हमारे साथ ये सब करोगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम पर। सारे अपने अपने लेक्चर अपने पास रखो और जल्दी से भोजन दो मुझे बाकी पक्षियों से भी भोजन इकट्ठा करना है। इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास कि तुम सबकी नसीहतें बैठ के सुनता फिरूं। कालू भाई, भोजन तो हम दे देंगे आपको, लेकिन याद रखना, वो एक दिन सांप ना आपको नुकसान जरूर देगा, क्योंकि उसकी आदत में है डंक मारना। जाओ जाओ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अभी तो कुछ दिन मैं तुमको उसका डरावा देकर मजे मजे की चीजें खाऊंगा। कालू वहां से बहुत सारा भोजन लेकर चला जाता है। अब तो कालू का रोज का मामूल बन गया था। वो सब पक्षियों के पास जाता और उनको सांप की धमकी देकर बहुत सारा खाना लेकर आ जाता था, और उससे इस वजह से मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी और बगैर मेहनत के उसे बहुत सारा खाना मिल जाया करता था। देखा नीलो भाभी, मैंने बोला था ना, मेरा यहाँ रहने में आपको फायदा ही है। देखें तो सही, कितना सारा खाना मिल जाता है आपको। हाँ हाँ साहब मेरे दोस्त, हम ऐसे ही रहे तो बहुत जल्दी पूरे जंगल में हमारी ही दहशत होगी। फिर तो सब डरा करेंगे हमसे। और फिर कुछ समय के बाद नीलो ने 2 अंडे दिए। कालू के यहाँ बहुत देर बाद अंडे हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि अब वो बाबा बन जाएगा। नीलो, अच्छे से ख्याल रखना तुम इन अंडों का। इनको सब शिकारियों से बहुत ज्यादा बचा कर रखना है कि कहीं कोई शिकारी इनको खा ना जाए। सांप ने तो जैसे ही अंडे देखे उसके मुंह में तो पानी आ गया और वो उन्हें खाने का प्लान बनाने लगा। सांप वैसे ही बहुत शातिर था, इसीलिए उसने फौरन कालू को कहा, कालू, आज तुम और नीलो भाभी जाकर सब पक्षियों से ज्यादा सारा भोजन लेकर आओ, ताकि तुम्हें 2-3 दिन बाहर ही जाना ना पड़े। ऐसे तुम ज्यादा देर अंडों की रक्षा कर सकोगे। सांप इतने दिन अच्छा बन के रहा, तभी तो नीलो का डर खत्म हो गया था, और कालू तो वैसे ही उस पर अंधा विश्वास करता था। लेकिन सांप भाई, अंडों की रक्षा कौन करेगा भला, अगर हम दोनों ही चले गए तो? अरे नीलो भाभी, मैं हूं ना, इनकी अच्छे से रक्षा करूंगा। मेरे होते तो कोई शिकारी जीव भी नहीं आ सकता। आप सुकून से जाओ। कालू और नीलो दोनों भोजन लेने के लिए घर से चले जाते हैं, और सांप फौरन मौका देकर दोनों अंडों को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है, और फिर कभी वहां नजर नहीं आता। कालू जब घर वापस आया तो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसे पता चल गया था कि चिड़िया और कबूतर की बात ठीक थी। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्त देखभाल कर बनाने चाहिए। बुरा दोस्त कभी न कभी हमें नुकसान जरूर पहुंचा जाता है। बारिशों के बाद जंगल में हर तरफ मौसम बहुत सुहाना था। पक्षी अपने अपने संगीत गा रहे थे। कुछ पक्षियों के अंडों में से बच्चे भी निकल आए थे। यूं ही सब पक्षी शांति के साथ अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे कि एक दिन कहीं से जंगल में एक बहुत ही जालिम शिकारी आ गया। शिकारी बहुत ही जालिम था और वो हमेशा पक्षियों को ही अपना निशाना बनाता था। वाह, क्या मोटे मोटे और खूबसूरत पक्षी हैं। इनको खाकर तो मजा ही आ जाएगा। पिछले 2 दिन से जो शिकार नहीं मिला था, मेरे ख्याल से आज वो हिसाब भी बराबर हो जाएगा। शिकारी चुपके से पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां सब पक्षी थे। पेड़ के पास जाकर शिकारी बबलू को अपनी गन से निशाना लेता है और फायर खोल देता है।
गोली सीधा जाके बबलू को लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोली की आवाज सुनकर सब पक्षी उड़ने लग जाते हैं, लेकिन उसी समय शिकारी एक और परिंदे को भी मार देता है। माँ भाई, आज तुम सब पक्षी भागकर कहीं नहीं जा सकते। ऐवे नहीं, मेरा निशाना इतना पक्का, एक एक को चुन के मारूंगा, कोई भी ना बचेगा मारे से। शिकारी बबलू और एक और पक्षी को उठाकर ले जाता है और सब पक्षी बस देखते ही रह जाते हैं। जालिम शिकारी ने मेरे पति को मार दिया। अब भला मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी और उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं तो बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। उसने मिंटू तोते को भी मार दिया। मिंटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे उसके मरने का बहुत गम है, लेकिन अब हमें इस गम से निकलकर शिकारी से बचने के लिए उपाय सोचना होगा। अगर हमने शिकारी का कुछ ना किया तो हम सभी मर जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन शायद अब शिकारी वापस ना आए। हम बस अब सावधान रह सकते हैं कि जैसे ही शिकारी आए तो फौरन चौकन्ना होकर उड़ जाएं, वरना शिकारी किसी को भी नहीं बख्शेगा। सारे पक्षी चील की बात से सहमत हो गए। तो ठीक है, फिर बारी बारी हम सुरक्षा की ड्यूटी दिया करेंगे। जैसे ही शिकारी देखे फौरन ही पक्षियों को सावधान करना होगा। और फिर सारे पक्षी बारी बारी अपने पेड़ के पास पहरा देने लग जाते हैं। एक दिन कौवे की बारी होती है तो एक दिन कबूतर की, और कभी चिड़िया की बारी होती है। कुछ दिन तो ऐसे ही शांति के साथ गुजर जाते हैं, लेकिन शिकारी नहीं आता। उस दिन का शिकार तो बहुत मजे का था, अभी तक उसका स्वाद हमारे मुंह से गया नहीं है। आज फिर उन पक्षियों पे जाके हाथ साफ करता हूँ। शिकारी का बेटा भी उसके साथ ही था, जो बहुत छोटा और मासूम था। उसका नाम मुन्ना था। पापा पापा, आप प्लीज पक्षियों को ना मारा करें ना। देखे तो सही, वो कितने छोटे और मासूम हैं। उन्हें कितना दर्द होता होगा ना जब आप उसको गोली मारते होंगे। अरे मुन्ने मेरे बेटे, तू ना समझेगा, मुझे शिकार खेलने में मजा आता है। बस कुछ दिनों के बाद शिकार छोड़ दूंगा, तुम चिंता ना करो। मुन्ना उदास होकर मुंह लटका लेता है और शिकारी शिकार करने जंगल में चला जाता है। पक्षी तो पहले से ही सावधान थे कि जैसे ही शिकारी उनके करीब पहुंचता है तो कबूतर उसे देख लेता है और जोर से एक आवाज निकालता है, जिससे कि सभी पक्षी सावधान हो जाते हैं और उड़ने की तैयारी करने लगते हैं। शिकारी के पास पहुंचने तक सभी पक्षी उड़ चुके थे, लेकिन वो बहुत ही माहिर शिकारी था। फौरन से वो एक उड़ते हुए पक्षी का निशाना लेता है और उड़ते उड़ते उसे मार गिराता है। बहुत चालाक बन रहे थे छोटे पक्षियों, शायद मुझे जानते नहीं हो तुम लोग। शिकारी मरे हुए परिंदे को लेकर चल देता है। अब तो सारे पक्षी और भी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी तरकीब ने काम नहीं किया था और एक और पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब हमें कुछ और सोचना चाहिए। इस तरकीब से तो हमें कुछ नहीं हुआ, ये तो काम ही नहीं कर रही। ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो सब मिलकर कुछ सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। कालू वैसे ही बहुत बुद्धिमान था, उसके माइंड में फौरन से एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कबूतर, तुम ऐसा करो, अभी जाओ और देखो कि शिकारी शिकार लेकर कहाँ जा रहा है, उसके ठिकाने का पता चलाओ, फिर हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। हम दूसरे जंगल वालों की तरह नहीं है कि चुप करके बैठे रहें। ठीक है, अभी ऊंची उड़ान भर के जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कहाँ जाता है। कबूतर उड़कर शिकारी को देखता है कि वो किस दिशा में जाता है। कबूतर शिकारी का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। कबूतर उसके ठिकाने के पास बच्चे को भी देखता है और वो समझ जाता है कि ये शिकारी का ही बच्चा है। अब जाकर सबको इस ठिकाने का बताता हूँ और इस बच्चे का भी बताता हूँ। कबूतर उड़कर वापस अपने जंगल आ जाता है। कालू, शिकारी यहाँ से कुछ दूर इंसानों की बस्ती के पास रहता है, और पता है वहां मैंने एक छोटा बच्चा भी देखा है। मुझे लगता है वो शिकारी का ही बच्चा है। तो मतलब मैंने सही सोचा था कि शिकारी का बच्चा जरूर होगा। अब मेरे माइंड में एक प्लान आया है। अब हम शिकारी और उसके ठिकाने पर नजर रखेंगे। जैसे ही शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ आने लगेगा, हम उसके ठिकाने पे पहुंच जाएंगे और फिर मैं उसे बताऊंगा कि किसी पक्षी को कैसे मारते हैं। मगर
हम वहां जाकर करेंगे भी तो क्या करेंगे, ये तो बताओ। शिकारी अगर घर वापस आ गया तो हमें तो वहीं मार देगा। आगे का प्लान वहीं जाकर बताऊंगा, बस चील को जरूर साथ लेकर चलना तुम लोग। अगले दिन जैसे ही शिकारी अपने ठिकाने से निकलता है, सारे पक्षी उड़ के उसके घर पहुंच जाते हैं जहां पर मुन्ना अकेला था। चील, अब तुम ऐसा करो कि इस छोटे से बच्चे को उठाकर किसी विशाल पेड़ पर ले जाओ और शिकारी के वापस आने तक का इंतजार करो, वो बस आता ही होगा। मुन्ना भी ये सब कुछ सुन रहा था और वो अपने पापा की शिकारी वाली आदत छुड़वाना चाहता था, इसीलिए तो वो कुछ भी नहीं बोलता। चलो ठीक है, मैं इसे आसानी से उठा लूंगी, ये तो छोटा सा इंसान का बच्चा है। फिर चील मुन्ने को उठाकर पेड़ पर ले जाती है और बाकी के पक्षी भी वहां ही बैठ जाते हैं और सब शिकारी का इंतजार करने लग जाते हैं। आज तो कोई भी पक्षी ना मिला मने। चलो, कब तक बच जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे घर वापस जाना चाहिए, पीछे मुन्ना भी तो अकेला है। शिकारी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि मुन्ने को पक्षियों ने दरख्त के ऊपर लटकाया हुआ है। हाँ भाई जालिम शिकारी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अब हम तुम्हारे बच्चे को इस पेड़ से गिरा दें तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि कैसे किसी को तकलीफ देते हैं और कैसे अगले को दर्द होता है। पापा पापा बचाओ, वरना ये मुझे नीचे गिरा देंगे। आप प्लीज मुझे बचाएं। अरे पक्षियों, मेरे बच्चे को कुछ ना होने देना प्लीज। मेरा एक इकलौता बच्चा है, मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। कुछ ना करना तुम इसे, मैं विनती करता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वैसे ये भी सही है, अपने बच्चे के बगैर मर जाओगे और जो हमारे जंगल में आकर हमारे बच्चों को मारते हो, हमारे परिवार के पक्षियों को मारते हो, हमें भी ऐसी ही तकलीफ पहुंचती है जब खुद पर पड़ी है। तो अब समझ आ रही है कि तुम्हारा भी परिवार है और तुम्हें भी दुख होता है। मन्ने माफ कर दो, मैं अंधा किसी पक्षी को नहीं मारूंगा। बस मेरे मुन्ने को छोड़ दो, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चील मुन्ने को पकड़कर पेड़ से नीचे ले आती है और शिकारी के पास उतार देती है। शिकारी फौरन से मुन्ने को गले लगा लेता है। पापा, अब आप कभी भी किसी पक्षी को मत मारना, देखे ना, उन्हें भी तो बहुत दुख होता है। ना बेटा, आइंदा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मन्ने माफ कर दे बेटा। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि जब हमें कोई चीज तकलीफ नहीं दे रही तो बिला वजह हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए। चाहे वो पक्षी हो या इंसान हो, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चों और परिवार को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम प्यार करते हैं।